हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? आप अच्छे होंगे, पढ़ाई से जुड़े हुए हैं, पढ़ाई का आप पूरा सदुपयोग कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपका भविष्य उज्ज्वल है। क्यों? जो आप विद्यार्थी अपने आप को पढ़ाई से जोड़ने का प्रयास करता है, समय का सदुपयोग करता है, वही विद्यार्थी ऊंचाइयों को छूता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी उनमें से एक बने जो हमेशा ऊंचाइयों की ओर अग्रसर हो। तो मैं तुम्हें तीसरी यूनिट तक, चौथी यूनिट तक से क्वेश्चन बता दिए थे। अब मैं जैसे कुछ 5वीं चैप्टर है उससे संबंधित क्वेश्चन है, मैं उन क्वेश्चनों को रिवाइज कर रहा हूँ। बोर्ड की दृष्टि से ये इम्पोर्टेंट है और आप उन्हें पूरा फोकस दें ताकि जैसे लगभग आपका जो पाठ का सार है वो सारा इन क्वेश्चनों के अंदर ही है। तो आइए हम पढ़ते हैं। इसमें मैं चौथा यूनिट का एक क्वेश्चन रह गया था, इसे मैं रिपीट कर रहा हूँ वापस। सक्रिय जनसंख्या किसे कहते हैं? सक्रिय जनसंख्या, इसे आप समझने की चेष्टा करें। सक्रिय जनसंख्या। अब आप देखते हैं कि सक्रिय आते आते कि व्यक्ति क्या है? क्रियाशील है, निरंतर चल रहा है। अब वो किसी कार्य से जुड़ा हुआ है। सक्रिय जनसंख्या का मतलब होता है, आप देखते हैं कि जनसंख्या है वो 5 प्रकार के व्यवसाय में कार्य करती है। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थ और पंचम। 5 प्रकार के व्यवसाय है। तो वैसे मोटे तौर पर इससे जो चौथा और 5वां व्यवसाय है वो उच्च स्तरीय शोध और अनुसंधान से संबंधित होता है। तो लगभग 90% जो जनसंख्या है वो किस कार्य में लगी हुई है? प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक व्यवसाय में लगी हुई है। तो सक्रिय जनसंख्या का मतलब क्या है कि मनुष्य जिस कार्य को करता है या जिस व्यवसाय को करता है उसी व्यवसाय से वो अपनी आजीविका चलाता है, तो वह जनसंख्या सक्रिय जनसंख्या कहलाती है। मैं आपको उदाहरण दूं इसमें। सपोज जैसे व्यक्ति उद्योग में कार्य करता है और उद्योग के द्वारा ही वो अपनी आजीविका चलाता है। उद्योग के द्वारा ही वो अपनी आजीविका चलाता है, तो वह जनसंख्या क्या कहलाती है? सक्रिय जनसंख्या कहलाती है। तो जिस कार्य को करता है और उसी के द्वारा अपना जीवन संचालित करता है तो वह जनसंख्या क्या कहलाती है? सक्रिय जनसंख्या कहलाती है। तो सक्रिय जनसंख्या किसे कहते हैं क्लियर हो गया होगा। व्यवसाय मैंने आपको बता दी कि व्यवसाय से 5 है। इन 5 व्यवसाय के बारे में डिटेल आगे आप चैप्टर आएगा उसमें से क्वेश्चन आप रीड करेंगे। तो एक क्वेश्चन रह गया था सक्रिय जनसंख्या। तो सक्रिय जनसंख्या किसे कहते हैं कि परिश्रम युक्त व्यवसायिक कार्यों से जुड़ी, परिश्रम युक्त व्यवसायिक कार्यों से जुड़ी परिश्रम युक्त व्यवसायिक कार्यों से जुड़ी वह इन्हीं से अपनी आजीविका चलाने वाली जनसंख्या को सक्रिय जनसंख्या कहते हैं। सक्रिय जनसंख्या कहते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाएगा कि सक्रिय जनसंख्या किसे कहते हैं? तो परिश्रम युक्त व्यवसायिक कार्यों से जुड़ी वह इन्हीं से अपनी आजीविका चलाने वाली जनसंख्या को आजीविका। अब आप देखते हैं कि परिश्रम युक्त कार्य, अब परिश्रम युक्त व्यवसाय कार्य मैंने आपको इसका उदाहरण दिया था। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति उद्योग में कार्य करता है या व्यक्ति कोई कृषि सेक्टर में कार्य करता है, खेती करता है और खेती के द्वारा ही वो अपने परिवार का पालन पोषण करता है। तो एक व्यक्ति इसमें क्या कर रहा है? कृषि कार्य कर रहा है, मेहनत कर रहा है, परिश्रम युक्त कार्य। मान लीजिए उद्योग व्यक्ति व्यवसाय कार्य कर रहा है, दुकान चलाता है,
फल सब्जी विक्रेता है, वो फल सब्जी बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता है, तो वो जनसंख्या क्या कहलाएगी? सक्रिय जनसंख्या कहलाएगी। परिश्रम युक्त कार्यों से जुड़ी और इन्हीं कार्यों के द्वारा अपनी आजीविका चलाने वाली जनसंख्या को सक्रिय जनसंख्या कहते हैं। तो ये लास्ट जैसे क्वेश्चन बचा हुआ था वो मैंने आपको समझाया। भाई सक्रिय जनसंख्या किसे कहते हैं? उदाहरण भी दे सकते हैं कि व्यक्ति कृषि के द्वारा अपनी आजीविका चलाता है, तो वो सक्रिय जनसंख्या कहलाती है। अब मैं आपको थोड़ा सा इसमें एक और क्वेश्चन बताना चाहूंगा, आयु वर्ग वाला। आयु वर्ग, अब आप देखते हैं कि आयु वर्ग की दृष्टि से जनसंख्या को 3 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में बांटा है। पहला कौन सी जनसंख्या है? बाल वर्ग। दूसरा प्रौढ़ वर्ग और तीसरा है वृद्ध वर्ग। समझना है आपको यहाँ पे। अब आप देखते हैं कि बाल वर्ग के 0 से 14 वर्ष के आयु के जो बच्चे हैं वो बाल वर्ग के अंतर्गत आते हैं। और आप देखते हैं कि बाल वर्ग कैसा वर्ग है? आश्रित वर्ग है। कैसा वर्ग है? आश्रित वर्ग है, यानी अपने माता पिता पर निर्भर है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, ये कहीं कमाने नहीं जाती। तो युवा वर्ग प्रौढ़ पर आश्रित होते हैं। प्रौढ़ ये है 15 से लेकर 59 वर्ष। इसको हम कार्यशील जनसंख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्यशील जनसंख्या कहते हैं इसको। अब आप देखते हैं कि व्यवसाय कार्य से जुड़ी है, इसी के द्वारा अपना जीविकोपार्जन करती है। तो बाल वर्ग भी प्रौढ़ वर्ग पर निर्भर है, वृद्ध वर्ग भी प्रौढ़ पर। और वृद्ध वर्ग 59 वर्ष से अधिक, 59 वर्ष से अधिक आयु। अब देखते हैं कि ये आश्रित है और ये वृद्ध वर्ग भी कैसा है? आश्रित जनसंख्या। तो समझ में आ गया होगा आपकी बाल वर्ग से संबंधित मान लीजिए क्वेश्चन पुटअप किया जाता है तो आश्रित जनसंख्या, बाल वर्ग आश्रित है और प्रौढ़ वर्ग भी आश्रित है। अब आप देखते हैं कि अगर किसी देश में बाल वर्ग अधिक होगा तो क्या होगा? सबसे पहला कि शिक्षा पर, भोजन पर अधिक खर्च करना पड़ेगा। और अगर वृद्ध वर्ग की जनसंख्या अधिक होगी तो क्या होगा कि चिकित्सा सुविधाओं पर अधिक खर्च करना पड़ेगा। वृद्ध वर्ग बीमार ज्यादा रहता है तो चिकित्सा सुविधाओं पर खर्च ज्यादा करना पड़ेगा। आप देखते हैं सरकार को वृद्धावस्था पेंशन दी जाती है बच्चों को, वृद्धों को। तो आप देखते हैं सरकार का वृद्ध होने में सरकार के लिए चिकित्सा सुविधाओं पर खर्च ज्यादा करना पड़ेगा। आश्रम, वृद्धावस्था पेंशन, ऐसी योजनाओं पर ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। और बाल वर्ग ज्यादा है तो उसमें शिक्षा, चिकित्सा, भोजन, वस्त्र, इन सुविधाओं पर खर्च सबसे ज्यादा करना पड़ेगा। दूसरा क्या होगा कि बाल वर्ग अगर ज्यादा है तो उस देश का भविष्य उज्जवल है, क्योंकि बाल वर्ग किससे बदलेगा? प्रौढ़ वर्ग में बदलेगा। और प्रौढ़ कार्यशील जनसंख्या होती है। तो आयु वर्ग से संबंधित क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया। जैसे चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगा तब भी से रिलेटेड आपके और ज़्यादा समझ में आएगा। नेक्स्ट चैप्टर है आपका 5वां चैप्टर, जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। उसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको आप नोट करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। चैप्टर नंबर 5, प्रवास, मानव विकास संकल्पना से संबंधित चैप्टर है। तो पहला इसमें क्वेश्चन है पार्ट 5। इसकी क्वेश्चन आंसर आपको रीड करने हैं। प्रवास, मानव विकास संकल्पना चैप्टर का नाम है। मानव विकास। अब देखो इससे संबंधित इससे पहला क्वेश्चन बनता है, प्रवास किसे कहते हैं? समझना, प्रवास, प्रवास के लिए मैंने आपको पहले बताया था प्रे प्लस वास। प्रे का मतलब होता है अन्यत्र और वास का मतलब होता है
रहना, अर्थात प्रवास का मतलब क्या हो गया? अन्यत्र जाकर रहना, किसी दूसरे स्थान पर जाकर निवास करना, वो प्रवास कहलाता है। तो प्रवास किसे कहते हैं? प्रवास के प्रकार लिखिए। प्रवास किसे कहते हैं? प्रवास के प्रकार लिखिए। अब देखो, प्रवास के बारे में समझा दिया कि मानव सामाजिक और आर्थिक कार्यों से, आर्थिक एवं सामाजिक कारणों से मानव एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है और वहां जाकर रहता है, वो क्या कहलाता है? प्रवास कहलाता है। तो उसके लिए आर्थिक धन अर्जन करने की दृष्टि से, सामाजिक कार्यों की दृष्टि से व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर रहता है, तो वो क्रिया क्या कहलाती है? प्रवास कहलाती है। अब देखो प्रवास के प्रकार। तो प्रवास के प्रकार दो प्रकार के हैं। प्रवास कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। पहला अंतर्देशीय, और दूसरा अंतरराष्ट्रीय। अंतर्देशीय और अंतरराष्ट्रीय। अंतर्देशीय का मतलब एक देश के अंदर, एक देश के अंदर, और अंतर्राष्ट्रीय मतलब एक देश से बाहर, यानी दूसरे देश में। तो यहां दो देशों के मध्य हो रहा है, ए देश और बी देश, इन दोनों के मध्य, तो वो कहलाता है अंतरराष्ट्रीय प्रवास। आप देखते हैं कि व्यक्ति जब भारत से अमेरिका की ओर जाता है, जैसे अंतरराष्ट्रीय प्रवास, इसका आप उदाहरण समझ लें, भारत से अमेरिका कैसा प्रवास है? अंतरराष्ट्रीय प्रवास है। अंतर्देशीय प्रवास, एक देश में, जैसे भारत है तो भारत के राजस्थान से गुजरात, कैसा प्रवास है ये? अंतर्देशीय प्रवास है, एक देश के अंदर हो रहा है, उसे कहते हैं अंतर्देशीय प्रवास। क्लियर हो गया? प्रवास किसे कहते हैं? प्रवास के प्रकार। दूसरा है प्रवास के भेद। प्रवास के भेद दो प्रकार के हैं। पहला उत्प्रवास और दूसरा आप्रवास। उत्प्रवास और आप्रवास। प्रवास के कितने भेद हैं? दो भेद हैं, एक उत्प्रवास और दूसरा आप्रवास। अब देखिए आप उत्प्रवास। उत का मतलब उठना, उत का मतलब उठना। अब उठेगा व्यक्ति तो चलेगा, चलेगा तो कहीं दूसरे स्थान पर जाएगा। आप समझने का प्रयास करना भाई, मैं आपको जिस इसकी धातु के द्वारा बताने का प्रयास कर रहा हूं। तो उत्प्रवास का मतलब है कि व्यक्ति अपने उद्गम स्थल से चला जाता है और दूसरे स्थान पर जाता है, दूसरे स्थान पर जाकर रहता है, तो कहलाता है उत्प्रवास। ठीक है। और आप्रवास, आया है, कहीं दूसरी जगह से आया है। तो आप्रवास का मतलब कि व्यक्ति अन्यत्र स्थान से किसी देश के अंदर आते हैं, भीतर आते हैं। प्रवास की वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत किसी दूसरे स्थान से व्यक्ति किसी देश के अंदर आते हैं, वो आप्रवासी कहलाते हैं। जैसे व्यक्ति अमेरिका से, भारत से जैसे अमेरिका जा रहा है, तो अमेरिका में वो क्या कहलाएगा? आप्रवासी कहलाएगा, वो दूसरे देश से आया है। क्लियर हो गया? उत्प्रवास और आप्रवास। प्रवास की वह प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति अपनी मूल स्थान को छोड़कर गंतव्य स्थान की ओर जाता है, वो कहलाता है। उद्गम स्थल से कहा जाता है? गंतव्य। उद्गम से गंतव्य स्थल की ओर जाता है तो कहलाता है आपका
उत्प्रवास। तो प्रवास के क्या है, भेद है, दो भेद हो गए, उत्प्रवास और आप्रवास। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो ये मानव विकास, इसी से रिलेटेड मैं आपको बताऊं, प्रवास के कारण। प्रवास के कारण, अप्रवास के कारण में व्यक्ति किस कारण से जाता है, तो मैंने आपको बताया था कि रोजगार की दृष्टि से। सबसे मूल जो बात होती है ना कि व्यक्ति प्रवास करता है, तो प्रवास किसके कारण करता है, कि प्रवास रोजगार के कारण करता है। अगर व्यक्ति को ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार मिल जाए तो व्यक्ति दूसरी क्षेत्रों की ओर पलायन नहीं करेगा। तो प्रवास का जो मूल रीजन है, सबसे महत्वपूर्ण रीजन है, वो है रोजगार। ये व्यक्ति अपनी आय को बढ़ाने के लिए, अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए व्यक्ति अपने मूल स्थान को छोड़कर अन्यत्र जाता है। तो प्रवास का सबसे बड़ा रीजन कौन सा है, रोजगार। फिर दूसरे आय की दृष्टि से जाते हैं, फिर आप देखते हैं कि उच्च शिक्षा की दृष्टि से जाते हैं। कई व्यक्ति उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए भी कहाँ जाते हैं, उच्च शिक्षा, उच्च चिकित्सा, पर्यटन, इन कार्यों के लिए भी व्यक्ति क्या करता है, प्रवास करता है। तो प्रवास के क्या हो गए, कारण हो गए। तो सबसे मूल जो रीजन है वो है आपका रोजगार, कि व्यक्ति रोजगार प्राप्ति के लिए अपने मूल स्थान को छोड़ता है, तो वो कहलाता है प्रवास के कारण। अब प्रवास के परिणाम क्या होंगे वो हम पढ़ रहे हैं कि प्रवास के परिणाम क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है आपका तीसरा जो क्वेश्चन है वो प्रवास के परिणाम स्पष्ट कीजिए। 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा कि प्रवास के क्या परिणाम है। आपको 2 ही बिंदु लिखने हैं कि प्रवास का क्या परिणाम होता है। तो सबसे बड़ा परिणाम, अब आपके समझ में ये चीज आ गई कि प्रवास क्या है। ये प्रवास व्यक्ति अपने उद्गम स्थान से गंतव्य स्थान की ओर जाता है, अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। अब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने पर क्या स्थितियां उत्पन्न होती है, वही प्रवास के परिणाम हैं। जैसे मान लीजिए व्यक्ति लोसल से सीकर जाएगा, या मान लीजिए अजमेर से जयपुर जाएगा, तो अजमेर से जयपुर जाएगा तो जहाँ जाएगा वहाँ की स्थिति में क्या परिवर्तन होता है, या जहाँ से जा रहा है वहाँ की स्थिति में क्या परिवर्तन होता है, उसके क्या परिणाम होते हैं, उन्हीं के बारे में। तो सबसे पहला परिणाम है कि जनसंख्या का संतुलन बिगड़ जाता है। जनसंख्या का संतुलन बिगड़ता है। क्या बिगड़ता है, कि जनसंख्या का संतुलन बिगड़ जाता है। जिन क्षेत्रों में व्यक्ति जाता है वहाँ ऑलरेडी जनसंख्या पहले से विद्यमान होती है, और इनके जाने से वहाँ जनसंख्या बढ़ जाती है। तो आप देखते हैं कि रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, जलापूर्ति, इन परिवहन, इन सभी संसाधनों की क्या हो जाती है, समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो जनसंख्या संतुलन बिगड़ता है। अब आप देखते हैं कि जैसे व्यक्ति ए नगर और ये बी नगर है। अब ए नगर से अगर कोई व्यक्ति प्रवास करता है बी नगर, तो बी नगर में जनसंख्या क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, या जनसंख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब आप देखते हैं कि 99% प्रवास कौन करते हैं, पुरुष करते हैं। प्रवास कौन करते हैं, पुरुष करते हैं। भारत जैसे देशों में प्रवास कौन करता है, पुरुष करता है। अब आप देखिए जब पुरुष यहाँ से प्रवास करके यहाँ चला जाएगा तो यहाँ कौन बचेगी, सिर्फ महिला बचेगी। अब उस महिला को पूरे परिवार के डिसीजन लेने होते हैं, निर्णय लेने होते हैं, तो पूरे परिवार की जिम्मेदारी किस पर आ जाती है, महिला पर आ जाती है। तो सामाजिक दबाव, संतुलन बिगड़ता है। दूसरी समस्या क्या होगी कि जैसे सपोज जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट है वो जैसे पढ़कर अच्छी जगह दूसरे क्षेत्रों में जाकर नौकरी करते हैं, तो इस क्षेत्र का सबसे ज़्यादा नुकसान होता है कि इस देश का या इस क्षेत्र का विकास नहीं हो पाता। व्यक्ति जहाँ कार्य करता है उस क्षेत्र का विकास सबसे ज़्यादा होता है। तो प्रवास का सबसे बड़ा रीजन क्या होगा कि जनसंख्या का संतुलन बिगड़ जाएगा, लिंगानुपात बिगड़ जाएगा। आप देखते हैं कि शहरों में किसकी संख्या, जैसे बी नगर में संख्या ज़्यादा किसकी होगी, पुरुषों की संख्या ज़्यादा होगी, स्त्रियाँ कम है।
तो यह लिंगानुपात क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, संतुलन बिगड़ जाएगा। तो पहला बिंदु जहां तक मानता हूं क्लियर हो गया कि प्रवास का पहला परिणाम क्या है कि जनसंख्या का संतुलन बिगड़ता है। अब जब इस प्रवास का दूसरा जो परिणाम है वो क्या है कि संस्कृति का प्रचार प्रसार होता है। पहला बिंदु जनसंख्या संतुलन बिगड़ता है और दूसरा है संस्कृति का प्रसार। संस्कृति का प्रसार। आप देखते हैं कि जनसंख्या संतुलन बिगड़ता है, पहली बात। दूसरा, संस्कृति का क्या होता है, प्रसार होता है। प्रसार का मतलब क्या है, फैलाव। संस्कृति का सम प्लस कृति और संस्कृति है ना, अच्छे संस्कारों का लोगों में क्या होता है, आदान प्रदान होता है। जैसे आप इसमें भाषा का ले लें, वेशभूषा का ले लें। अब व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगा तो स्वाभाविक है कि उसके रहन सहन में, उसकी खान पान में, उसकी वेशभूषा में क्या आ जाता है, बदलाव आ जाता है। तो जहाँ लोग जाकर रहते हैं उनके पहनावों को वो अपनाते हैं, उनके पहनावों को वो अपनाते हैं। तो संस्कृति का क्या होता है, मिश्रण होता है। ये व्यक्ति पुनः अपने गांव की ओर जाता है तो वहाँ की भाषा, वहाँ के रहन सहन, खान पान, वेशभूषा का प्रचार प्रसार होता है। तो दूसरा परिणाम क्या होगा कि संस्कृति का क्या होता है, प्रचार प्रसार होता है, प्रसार होता है। क्लियर हो गया। अब तीसरा, जैसे इसमें मोटे तौर पर जैसे दो ही बिंदु पूछे जाते हैं, लेकिन तीसरा इसका क्या होगा कि इसमें बेरोजगारी उत्पन्न हो जाती है। क्या हो जाती है, बेरोजगारी बढ़ जाती है। बेरोजगारी का बढ़ना। अब आप देखते हैं कि बेरोजगारी कैसे बढ़ेगी। मैंने भी आपको उदाहरण दिया था कि जब व्यक्ति ए नगर से बी नगर में कोई जा रहे हैं तो बी नगर में जनसंख्या बढ़ जाएगी। तो बी नगर में ऑलरेडी मजदूर होते हैं, ऑलरेडी वहां पर काम करने वाले व्यक्ति होते हैं, लेकिन ए नगर से और जाएंगे तो वहां जनसंख्या का दबाव बढ़ जाएगा, तो सभी व्यक्तियों को रोजगार नहीं मिल पाएगा, तो बेरोजगारी जैसी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तो जनसंख्या, ये प्रवास का जो परिणाम है, उस परिणामों में फिर निर्धनता और जन दबाव वैसी। चौथा क्या हो जाएगी, निर्धनता बढ़ेगी। निर्धनता बढ़ेगी और जनसंख्या पर क्या पड़ेगा, दबाव, जनसंख्या दबाव बढ़ेगा। तो मूल जैसे मैंने आपको तो बताए थे, पहला जनसंख्या संतुलन बिगड़ता है, जनसंख्या संतुलन का बिगड़ना। मूल दो ही बिंदु है, जनसंख्या संतुलन का बिगड़ना और संस्कृति का प्रसार। इसके साथ आप देखते हैं कि बेरोजगारी बढ़ती है और निर्धनता, भूख, गरीबी है ना, जनसंख्या दबाव जैसी की ऐसी समस्या बढ़ जाती है। लोगों की वेशभूषा में परिवर्तन हो जाता है, रहन सहन में परिवर्तन हो जाता है, मानसिक संतुलन में परिवर्तन हो जाता है, लोगों की सोच बदल जाती है। तो ये प्रवास के क्या होंगे, परिणाम होंगे। प्रवास किसे कहते हैं, प्रवास के परिणाम क्या है। नेक्स्ट जैसे आपका क्वेश्चन है, मानव विकास संकल्पना, मानव विकास संकल्पना क्या है। अब आप देखते हैं जैसे संकल्पना शब्द नहीं भी आती, मानव विकास क्या है। अब मानव विकास क्या है, मूल रूप से मानव का विकास कब होगा, जब उसकी स्वतंत्रताओं में वृद्धि होगी, उसके रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी, उसकी शिक्षा, चिकित्सा सुविधा जैसी सुविधाओं में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो क्या कहलाता है, मानव विकास कहलाता है। क्लियर हो गया कि मानव विकास क्या है, कि लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना और उसके विकल्पों में वृद्धि होना। मानव विकास क्या है कि लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना, लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना व उनके विकल्पों में वृद्धि करना। मानव विकास संकल्पना क्या है, क्लियर हो गया
कि मानव विकास वह परिकल्पना है जिसमें लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना या सुधार लाया जाता है और उनके विकल्पों में वृद्धि करना। अब विकल्प का मतलब आप जानते हैं कि विकल्पों में वृद्धि करना। अब विकल्पों में वृद्धि कब होगी? जब व्यक्ति शिक्षित होगा। अब मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूं कि जैसे मान लीजिए सीता, इसने अध्ययन कार्य नहीं किया और ये बड़ी हो गई, अध्ययन कार्य नहीं किया, बड़ी हो गई। अब बड़ी होने पर इसके सारे विकल्प क्या हो गए? बंद हो गए। अब अगर ये चाहे कि मैं शिक्षिका बनूं तो क्या ये पॉसिबल है? अगर ये कहे कि मैं नर्स बनूं और लोगों की सेवा करूं, क्या ये पॉसिबल है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसने अध्ययन नहीं किया और अध्ययन नहीं करने पर उसके विकल्प क्या हो गए? इसके विकल्प बंद हो गए। इसलिए मानव विकास का मूल उद्देश्य क्या है कि लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना और उसके विकल्पों में वृद्धि करना। और ये विकल्प तब होंगे जब व्यक्ति शिक्षित होगा। तो मानव विकास है, मानव विकास का सबसे पहला जो बिंदु है ना, वो वही है शिक्षा। कि जब तक किसी भी देश का मानव विकास सूचकांक ज्यादा कब होगा? जब वो देश शिक्षित होगा। ठीक है। मानव विकास है जिसके 3 बिंदु महत्वपूर्ण: शिक्षा, दूसरा स्वास्थ्य और तीसरा संसाधनों तक पहुंच। अगर ये तीनों चीजें अवेलेबल है, इसका मतलब मानव का क्या हो रहा है? विकास हो रहा है। मानव का क्या हो रहा है? विकास। तो मानव विकास जो संकल्पना है ना, उसके 3 बिंदु, जिसको आयाम कह सकते हैं, तो 3 आयाम महत्वपूर्ण: शिक्षा, स्वास्थ्य और संसाधनों तक पहुंच। एजुकेशन, आप देखते हैं कि आपको ऑनलाइन एजुकेशन दिया जा रहा है, तो मूल एजुकेशन देने का मतलब क्या है? कि मानव का विकास हो, माइंड डेवलप हो, बच्चा बैठा बैठा टाइम पास ना करे, वो पढ़ने की तरफ सक्रिय रहे, जुड़ा रहे, तो उसके माइंड का डेवलप। खाली दिमाग शैतान का काम करता है, वो बैठे बैठे गलत कार्य करना स्टार्ट कर लेता है, मस्ती मारता है, टाइम पास करता है। फिर जैसे काफ़ी समय बीतने के बाद में फिर उसके माइंड में आता है कि अब इसी किताब कैसे लूँ, क्योंकि आप देखते हैं कि आदत का निर्माण करना पड़ता है। जब व्यक्ति इस खाली समय में भी अगर नियमित समय पे उठना, नहाना धोना, नियमित अध्याय करना, अगर व्यक्ति इस कार्य को नियमितता में लाता है तो निश्चित तौर पर उसे सफलता प्राप्त होती है, वो आगे बढ़ता है। नेक्स्ट है मानव विकास की दृष्टि से विश्व को कितने भागों में बांटा है? मानव विकास की दृष्टि से विश्व को कितने भागों में बांटा गया है? मानव विकास की दृष्टि से विश्व को कितने भागों में बांटा गया? या 3 भागों में बांटा गया मोटे तौर पर। पहला उच्च, दूसरा मध्यम और तीसरा निम्न। मानव विकास की दृष्टि से विश्व को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया, उच्च, मध्यम और निम्न। अब आप देखते हैं कि उच्च, अब मानव विकास जो सूचकांक है ना, अब मानव विकास सूचकांक, या ध्यान दें आप, मानव विकास सूचकांक या जिसको कह सकते हैं स्कोर है, वो 0 से 1 के बीच में रहता है। मानव विकास सूचकांक या मानव विकास जो स्कोर है वो कितने मध्य रहता है? 0 से 1 के बीच में रहता है। अब मानव विकास की दृष्टि से विश्व को 3 भागों में बांटा है, तो 0.7 से अधिक, दूसरा 0.5 से 0.7 और तीसरा 0.5 से कम। ये मानव विकास सूचकांक की दृष्टि से विश्व को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया, उच्च, मध्यम और निम्न। अब देखो उच्च में कितने देश है? 92, कितने देश है? सॉरी 94, 47, फिर इसमें 47 और लास्ट में 46। तो ये विश्व को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया, उच्च,
मध्यम और निम्न। लास्ट में इसमें 45 है। 94, 47 और लास्ट में 45। ये मानव विकास की दृष्टि से इसको बांटा गया। भारत का मानव विकास सूचकांक है वो इस मध्यम के संबंधित है। 1 नंबर का छोटा क्वेश्चन बनता है कि मानव विकास की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो मध्यम है और 128वां स्थान है। इसका लास्ट जैसे क्वेश्चन है, आज का जैसे टॉपिक आपका खत्म है, एक छोटा सा मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन कब और किसने किया? मानव विकास का प्रतिपादन कब व किसने किया? छोटा सा क्वेश्चन है। 1 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है 1990 में, और किसने किया था? डॉक्टर महबूब उल हक ने। ये अर्थशास्त्री थे, पश्चिमी एशिया के थे, पाकिस्तान से संबंधित थे, अर्थशास्त्री थे ये। तो इन्होंने सबसे पहले डॉक्टर अमर्त्य सेन और डॉक्टर महबूब उल हक दोनों का योगदान था, लेकिन इन्होंने इस पर वर्क ज़्यादा किया था, तो इसका श्रेय किसको चला गया? डॉक्टर महबूब उल हक को। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स।